हेलो फ्रेंड्स, आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स का पार्ट 3। मतलब ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा जो बोलता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, दैट इज चैप्टर 23। तो इस चैप्टर में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा पोर्शन हमारा बचा है सेक्शन 291 से लेके सेक्शन 299 तक। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी लिमिटेड राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाता है। तो आप एक स्लाइड को पॉज करके सोचिए कि हाउ ट्रूथ ऑफ ओरल टेस्टिमनी इज एस्टेब्लिश्ड इन क्रिमिनल ट्रायल। कि एक बंदा विटनेस करके कोर्ट में आ गया है, उसने कुछ स्टेटमेंट्स बोले हैं, उसका ट्रूथ कैसे, मतलब जज कैसे वेरीफाई करेगा कि वो सच सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो उसको ओथ दी जाती है कि भगवान का नाम सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ भी नहीं कहूँगा, वगैरह वगैरह टाइप में, जो आपने देखा है मूवीज़ में और जो कोर्ट में गए उन्होंने तो हम ज़रूर देखा ही होगा। दूसरा एक है क्रॉस एग्जामिनेशन से। ओके, मतलब ये यहाँ पे आप देखिए, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, वो तो अपना ही बंदा लेता है, मतलब जिस साइड से आप विटनेस हो वो ही लॉयर एग्जामिनेशन इन चीफ लेगा। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही बड़ा राइट है। सपोज प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो डिफेंस के लिए ये बहुत बड़ा राइट है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के जो भी कुछ एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ था उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो उसको जज के सामने लाने के लिए और उस विटनेस के ऊपर अटैक करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा राइट दिया गया है, और उससे वेरासिटी प्रूव होता है आपके स्टेटमेंट का। अगर क्रॉस में आप हिल जाते हो आपके स्टेटमेंट से, अगर आप कुछ अलग बोलने लगते हो, तो जज को भी लगता है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि नहीं ये बंदा गलत बोल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत बड़ा राइट माना जाता है। एंड राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो दिया ही जाता है, मतलब कभी भी वो डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। बट देर आर सर्टन केसेस अंडर सीआरपीसी के जिसमें वो राइट को लिमिट कर दिया गया है। ओके, मतलब लिमिटेड राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे है वो आप अभी समझिएगा। सपोज सेक्शन 291 का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन ऑफ सिविल सर्जन और मेडिकल विटनेस। ओके, तो उन्होंने अगर कुछ डिपोजिशन किया है, अगर उनकी कोई रिपोर्ट है, तो ये इट इज़ रिटन दैट इट मे बी गिवन इन एविडेंस। आप अपना बैरक लेके ये जो जो मैंने लिखा है उसको अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज दोज आर द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। तो सेक्शन 291 में ये बोला गया है, डिपोजिशन ऑफ सिविल सर्जन और मेडिकल विटनेस मे बी गिवन इन एविडेंस विदाउट कॉलिंग हिम एज अ विटनेस। प्लीज रिमेंबर दिस, विदाउट कॉलिंग हिम एज अ विटनेस। अगर आपने उसको विटनेस करके नहीं बुलाया है तो क्या दूसरी साइड उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। आप डायरेक्टली उनका रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि लिमिटेड राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया गया है कोई कोई जो फॉर्मल विटनेसेस होते हैं, एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे ये चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल, please remember this and please underline this. Court may if it thinks fit and shall on application of prosecution or accused summon and examine such deponent। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज ने एप्लीकेशन किया कि जज साहब सिविल सर्जन को कोर्ट में बुलाइए, मेडिकल विटनेस को कोर्ट में बुलाइए, तो इट इज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द जज टू कॉल सच विटनेस, मेडिकल विटनेस को फिर इस केस में उनको बुलाना ही पड़ेगा। सो प्लीज 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 सेक्शन 291 में ये जो फ्रेजेस है ये इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, नाउ वी विल गो अहेड। सेक्शन 292 टॉक्स अबाउट एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। यहाँ पे ये बोला गया, मिंट मतलब जहाँ पे करेंसी वगैरह छपती है उस टाइप का जो होता है गवर्नमेंट ऑफिस, उसको मिंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, एनी रिपोर्ट बाय द गैजेटेड ऑफिसर ड्यूली सबमिटेड टू हिम फॉर एग्जामिनेशन मे बी यूज्ड एज एविडेंस। यहाँ पे भी आप इसको अंडरलाइन करिएगा, मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑल्दो सच ऑफिसर इज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस। मतलब वो कोर्ट में नहीं भी आएगा तो उसको जो रिपोर्ट दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जो रिपोर्ट है इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस विदाउट कॉलिंग दैट पर्सन इन द कोर्ट एज विटनेस। ओके, तो
और भी एक इसको ये मिंट के जो लोग होते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको और भी एक राइट दिया गया है विदाउट प्रेजुडिस टू दी सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है हम देखेंगे, बट ये इनको क्या दिया गया है, सच विटनेस इज नॉट कंपेल्ड टू शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर अब्दुल करीम तेलगी का केस मुझे लगता है सबको पता होगा कि वो झूठे नोट्स काउंटरफिट करेंसी छापता था। ओके, तो यहाँ पे अगर मिंट के ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन होता और उनसे पूछा जाता कि ये किस बेसिस पे आपने बोला है, और वो बोल देते कि ये 9.9 mm नोट का लेंथ होता है, इसने 9.8 mm लिया है, तो अभी इतना ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो बंदा क्या करेगा, अच्छे से अपना काम करेगा। बट क्या हमें ये करना है, नहीं करना है। तो दैट इज वाई समझिए कि डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन और व्हाट टेस्ट्स आर, ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, बहुत ही उसमें केमिकल एनालिसिस वगैरह वगैरह, मेटल्स का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एनालिसिस होगा। तो डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन और व्हाट टेस्ट्स वर परफॉर्म्ड may lead to counterfeit coins, currency notes, stamps etc. तो ये इसको इनकरेजमेंट मिलेगा या फिर इसके लिए हिंट मिलेगा, इसके लिए सच विटनेस मतलब जो गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ मिंट होते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट व्हाट टेस्ट्स आर परफॉर्म्ड और एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट बाउंड ऑन देम, मतलब वो ना भी करे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का जो है डिस्क्लोजर, तो दैट इज ओके। तो यहाँ पे सेक्शन 123 सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट भी ये बोलता है कि जो प्रिविलेज्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ओके, प्रिविलेज्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन नॉट टू बी कंपेल्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन दी एविडेंस। तो इसी तरीके का ये भी सेक्शन है कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं बोलेंगे उनको, विटनेस करके आते हैं तो उनके ऊपर एक कोर्ट की भी ड्यूटी होती है कि आप सब कुछ सच बोल दो, पर ये सब कुछ में से ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जेम कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो इसको इस चीज़ को आप याद में रखेंगे। Now, Section 293 also talks in the similar manner about the reports of government scientific experts. तो ये government scientific experts में कौन कौन आता है ये आप देखिए, ये chemical examiner, assistant chemical examiner, then chief inspector of explosives, then fingerprint bureau के जो होते हैं, हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे के जो होते हैं, then forensic laboratory, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इसके जो होते हैं, सीरोलॉजिस्ट जो होते हैं गवर्नमेंट के, और एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज, तो इनके भी जो रिपोर्ट्स होंगे वो मे बी एक्सेप्टेड इन एविडेंस होंगे विदाउट कॉलिंग देम एज अ विटनेस। ओके, मतलब उनको विटनेस करके ना बुलाते हुए भी हम ये एविडेंस में ले सकते हैं। अदरवाइज एविडेंस एक्ट बोलता है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स है एविडेंस एक्ट में कि एक डॉक्यूमेंट को, एक रिपोर्ट को कैसे प्रूव किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटेंट को बुलाओ, स्क्राइब को बुलाओ वगैरह, डॉक्यूमेंट प्रूफ के भी बहुत सारे रूल्स है इंडियन एविडेंस एक्ट में। पर यहाँ पे बोला गया है सीआरपीसी के अंडर कि ये जो एक्सपर्ट के एविडेंस है, डिपोजिशंस हैं, वो हम उनको कोर्ट में विटनेस करके ना बुलाते हुए भी एविडेंस में ले सकते हैं। ओके, तो सेक्शन 293 रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स even at the instance of parties, such expert may not be summoned, this discretion is given to the magistrate। तो प्लीज़ 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 ये नोट कीजिएगा पॉइंट, बिकॉज देर इज़ अ वेरी 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 बिग डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 291 एंड सेक्शन 293। सेक्शन 291 में क्या बोला गया था कि मेडिकल अगर विटनेस है, सिविल सर्जन है, और प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड अगर अप्लाई करती है, मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उनको बुलाओ, तो मैजिस्ट्रेट को उनको बुलाना ही बुलाना है, क्योंकि वर्ड शैल इज यूज्ड इन सेक्शन 291। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है दैट इवन एट द इंस्टेंस ऑफ पार्टीज, इसका मतलब है इवन एट द इंस्टेंस ऑफ पार्टीज मतलब प्रोसिक्यूशन या अक्यूज ने अप्लाई किया तब भी मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि उसको अगर बुलाना है तो बुलाएंगे, नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया था कि अभी जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का टेस्टिंग है या फिर फॉरेंसिक्स का है, केमिकल एनालिसिस कुछ है,
वो एक साइंस की तरीके से डेवलप हो गया है। तो इसके लिए उसमें क्या है, एक तरीके का एग्जैक्टनेस है, एक तरीके का रिपीटेटिवनेस एंड यूनिवर्सलिटी है। तो इसीलिए जो उनका ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का, दैट इज अ साइंटिफिक ओपिनियन विच इज ऑब्जेक्टिव एंड नो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का नाम नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो टेस्टिमनी होती है, आप एविडेंस एक्ट में ज़्यादा पढ़ोगे एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का इसमें नाम है नहीं, क्योंकि उसमें और भी सब्जेक्टिविटी को स्कोप है कि ऐसा स्ट्रोक अगर ऐसा दिया तो ऐसा होगा वगैरह वगैरह, तो उसको विटनेस करके बुलाते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यहाँ पे ये जो साइंटिफिक ओपिनियंस है वो ऑब्जेक्टिव है। कहीं पे भी आप इंडिया में एक्सपेरिमेंट करो, यूएस में करो, या फिर गाँव में करो या सिटी में करो, वो रिजल्ट सेम आने वाले हैं। साइंस वर्क्स ऑन द एग्जैक्टनेस एंड यूनिवर्सलिटी। तो इसके लिए जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो हम डायरेक्टली एविडेंस में ले सकते हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ में दिया है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप लोग पढ़ोगे तो एक डॉक्यूमेंट को, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अगर कोर्ट में प्रूव करना है तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं। वो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट को दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन करके प्रूव हो गया। उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे एग्जीक्यूटेंट को लाना है, उसके स्क्राइब को लाना है, अगर ये दोनों भी मर गए हैं तो उसके जो कॉन्टेंट्स है वो मुझे प्रूव करने हैं। ऑल दिस यू विल लर्न इन दी इंडियन एविडेंस एक्ट। बट अभी आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 294 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, इफ जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड। मतलब कि क्या प्रोसिक्यूशन ने एक डॉक्यूमेंट अगर रिकॉर्ड पे लाया और डिफेंस ने उसका जो जेन्युइननेस है वो डिस्प्यूट नहीं किया, देन सच डॉक्यूमेंट मे बी रेड इन एविडेंस विदाउट फॉर्मल प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ पर्सन। कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर सच सिग्नेचर टू बी प्रूव्ड। अदरवाइज अगर ये डिस्प्यूट होता है तो जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है उसको खुद कोर्ट में आके विटनेस बॉक्स में खड़ा होके बोलना पड़ता है कि हाँ मैंने ये साइन किया है, हाँ मैंने ये लिखा है, हाँ मेरे नज़र के सामने ये लिखा गया है, so on and so forth. So there are very stringent rules of proving a document in the court of law. But CRPC says कि अगर प्रोसिक्यूशन ने या डिफेंस ने एक डॉक्यूमेंट दाखिल किया और उसका जेन्युइननेस दूसरी पार्टी ने डिस्प्यूट नहीं किया तो फिर हम उसको मे बी रेड इन एविडेंस। ओके तो ये चीज़ मतलब इसको हम एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं कोर्ट में इन कॉमन पार्लांस। तो प्लीज 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 रिमेंबर दिस। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एफिडेविट एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल। ओके तो आप में से जो भी कोई कोर्ट में गए हैं उनको पता है कि सिविल केसेस में रिकवरी सूट, मनी सूट, सिविल सूट, एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है वो एफिडेविट एविडेंस की तरीके से दिया जाता है। तो मतलब क्या होता है, एक एफिडेविट स्वेयर करते हो आप नोटरी के सामने या सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट के सामने, और फिर आप जज साहब के सामने जाते हो, फिर वो सिर्फ आपसे क्या पूछते हैं कि क्या आपने ये कंटेंट्स पढ़े, क्या ये आपके बताने के मुताबिक लिखा गया है। तो वो बंदा अगर बोलेगा हाँ तो दैट इज योर एग्जामिनेशन इन चीफ इन केस ऑफ सिविल लिटिगेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज इन केस ऑफ सिविल लिटिगेशन। 138 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है उसमें भी आजकल एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो एफिडेविट पे करना अलाउ किया है। ओके तो यहाँ पे जो है सिविल में एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट के फॉर्म में चलता है, बट अगर आप क्रिमिनल ट्रायल देखोगे वहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ में भी आपको विटनेस बॉक्स में खड़ा होके पूरा अपना कहानी बताना पड़ता है। ओके सो यहाँ पे क्रिमिनल में लिमिटेड स्कोप फॉर एफिडेविट एविडेंस है, मतलब ऑन पेपर आप कुछ लिख के सबमिट नहीं कर सकते, एविडेंस करके खुद जज के सामने जाके आपको बोलना पड़ता है, बारिंग दीज टू एक्सेप्शंस। ओके ये दो जो एक्सेप्शंस है वो सेक्शन 295 और सेक्शन 296 में दिए गए हैं। दैट सेक्शन 295 सेज कि एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है अगर कोई, तो उसका आप एफिडेविट स्वेयर कर सकते हो, या फिर एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर है, मतलब कोई ऐसा इसेंशियल की विटनेस नहीं है, एक फॉर्मल कैरेक्टर की अगर एविडेंस है तो उसको आप एफिडेविट एविडेंस करके दे सकते हो। दिस इज टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। ओके
ओके। बट यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दिया गया है कि सिर्फ एफिडेविट एविडेंस एक्सेप्ट करने की बजाय मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है इन हिज डिस्क्रिशन देन ही मे समन सच विटनेस ऑल्सो, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में डिग्री ऑफ प्रूफ बहुत हाई होता है, तो किसी भी विटनेस को हमें छोड़ना नहीं है। ओके तो सबको मिला के सबका सम करके फिर हमें कन्विक्शन या एक्विटल प्रूव करना है। तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट को बहुत डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो इस वाले एविडेंस के लिए भी उन्हें कोर्ट में बुला सकता है विटनेस को। बट अदरवाइज क्रिमिनल में ये दो एविडेंस जो है वो एफिडेविट के फॉर्म में सबमिट करे जा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस 295 296 sections. Then section 297 talks about before whom the affidavit may be sworn. Then any judge or any judicial or executive magistrate, please remember executive magistrate को भी उसमें इंक्लूड किया गया है. Then any commissioner of oaths appointed by a high court or court of sessions, any notary appointed under Notary Act 1952, इनके सामने ये जो एफिडेविट के बारे में बोला गया है इनके सामने आप ये एफिडेविट कर सकते हो, साइन कर सकते हो, शपथ ले सकते हो। ओके तो ये जो लोग हैं इनके सामने एफिडेविट स्वेयर किया जा सकता है। देन हाउ टू प्रूव प्रीवियस कन्विक्शन एंड एक्विटल। ओके तो सजा सुनाते टाइम ये बहुत मायने रखता है कि आपको प्रीवियसली आप सेम चार्जेस के लिए कन्विक्टेड थे क्या, एक्विटेड थे क्या, उस टाइप का। ओके तो यहाँ पे या फिर अदरवाइज ऑल्सो ये लगता है कि प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल हमें अगर प्रूव करना है एक बंदे का, जैसे कि कोई CBI का हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है और उसके अगेंस्ट अगर करप्शन के चार्जेस लगे और उसमें वो कन्विक्ट हुआ था, तो अभी नेक्स्ट एक केस आपका लगा है जिसमें वही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का एविडेंस आ गया है रिकॉर्ड पे, तो जब आप उसको बुलाओगे तो आप उसको कॉन्फ्रंट करोगे कि तो आप तो कन्विक्टेड थे करप्शन के चार्जेस में। तो ये अगर आपको प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल प्रूव करना है तो आपको क्या लाना पड़ता है, बाय एन एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड अंडर ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स इन एनी कोर्ट। तो आपको पता होगा जो जूनियर करके काम कर चुके हैं कोर्ट में, वो रिकॉर्ड रूम करके होता है हर एक कोर्ट में, तो वहां से आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो। इन केस ऑफ कन्विक्शन सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल और वारंट फॉर कमिटमेंट, ये लाने के बगैर आपका प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल प्रूव नहीं कर सकते। ओके क्रिमिनल ट्रायल में, तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन 298 ऑफ CRPC। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 299। ओके इस पे हम थोड़ा रुकेंगे। इफ अक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड and no immediate prospect of arresting him is seen, then court competent to try or commit the matter may examine witness produced by the prosecution and record their deposition. Okay, on arrest of such accused person, deposition may be given in evidence against him. Please remember this word, against him. if the deponent, if भी की वर्ड है इसमें, if deponent is dead, incapable of giving evidence, cannot be found or cannot be brought in court without unreasonable die हमने लास्ट PPT में पढ़ा था, die का मतलब है डिले, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस, मैंने ये मेमोनिक आपको बताया था। ओके तो मतलब सरल भाषा में सेक्शन 299 का मतलब क्या है कि अक्यूज एब्सकॉन्डिंग है, सेक्शन 82 आपको पता है सबको CRPC का, उसमें उसको प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर करके डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके तो मतलब अक्यूज एब्सकॉन्डेड है, उसका कोई भी इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है कि हम उसको अरेस्ट कर पाएंगे, तो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई केस है या कमिट द मैटर है, वो अगर प्रोसिक्यूशन बोलता है कि हमें डिपोजिशन देने हैं विटनेसेस के, तो ये कोर्ट वो विटनेसेस के डिपोजिशन ले सकती है। और क्या है, ऑन अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, ऐसे जो डिपोजिशन थे वो एविडेंस में उसके अगेंस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, उस अक्यूज के अगेंस्ट यूज भी कर लिए जा सकते हैं। अगर मतलब इन नॉर्मल केस क्या होगा कि जब अक्यूज को अरेस्ट होगी तब फिर से हम उसको बुलाएंगे ना, दिक्कत क्या है उसमें कि एक बार आप कोर्ट में आके डिपोजिशन दे चुके हो अपना, अगर अभी अक्यूज को आपका क्रॉस एग्जामिनेशन लेना है, उसने खुद का अपना लॉयर रखा है, तो डिफेंस साइड का लॉयर क्या बोलेगा कि फिर से वो विटनेस को बुला लो। बट यहाँ पे क्या है कि जो वो विटनेस था वो अभी डेड है,
हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, या फिर वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, ओके वो मिल नहीं रहा है, या फिर कैनॉट बी ब्रॉट इन कोर्ट विदाउट अनरीजनेबल डिले, इनकन्वीनियंस और एक्सपेंस। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो पहले ही प्रोसिक्यूशन ने उसका विटनेस करके जो डिपोजिशन ले लिया था, वो ये एब्सकॉन्डिंग अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट एविडेंस में दिया जा सकता है, क्योंकि फिर से वो विटनेस को हम इन रीजंस में, इनमें से एक रीजन की वजह से हम बुला नहीं पा रहे हैं, ओके। तो आपको याद होगा सेक्शन 273 क्या बोलता है। सेक्शन 273 बोलता है कि पूरा का पूरा जो ट्रायल है, एविडेंस का रिकॉर्डिंग है, विटनेस एग्जामिनेशन है, वो अक्यूज्ड के सामने होना चाहिए। बट वहां पे हमने एक देखा था एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्टेटेड इन दिस कोड, तो वहां पे सेक्शन 299 एक एक्सेप्शन था। सो प्लीज 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 गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन 299(1) हमने पढ़ा। अब सेक्शन 299(2) क्या बोलता है कि अगर अक्यूज्ड है who is accused of offense having punishment of death और imprisonment for life, मतलब कि ग्रेव तरीके का ऑफेंस उसने किया है और उसका वो अक्यूज्ड पर्सन है, देन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट may direct JMFC to hold inquiry and examine any witness, and on arrest of such person the deposition may be given in evidence against him। नाउ प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे वो डिले, इनकन्वीनियंस, एक्सपेंस का क्लॉज नहीं है। यहाँ पे इफ क्या है, सिर्फ कि डिपोनेंट अभी मर गया है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया है। यहाँ पे कितना भी डिले हो जाए, इनकन्वीनियंस पार्टीज को हो जाए, एक्सपेंस भी थोड़ा चलेगा, बट यहाँ पे हम उसको बुला ही लेंगे उस सिनेरियो में, क्योंकि क्या है, ये अक्यूज्ड का फेयर ट्रायल का मामला है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑफेंस, ओके। तो यहाँ पे उसका फेयर ट्रायल होना ही चाहिए, तो इसके लिए ये कंडीशंस थोड़े स्ट्रिक्ट है। आप पाओगे सेक्शन 299 सबसेक्शन 2 में। तो 299 सबसेक्शन 1 और 299 सबसेक्शन 2 का डिफरेंस भी ध्यान में रखिएगा प्लीज। तो इस सेक्शन 299 के बारे में हम एक केस लॉ पढ़ेंगे। ये निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 साल का केस लॉ है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अक्यूज जो था वो प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर था अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC, और जो डिपोजिशन था विटनेस का वो रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद डिपोनेंट मर गया। तो हमने देखा था कि डेथ एक उसमें क्राइटेरिया है, तो डिपोनेंट डाइड सब्सिक्वेंटली thus satisfying all the conditions under section 299। तो इसका जो ये कोई भी विटनेस था जो अभी मर गया है, उसका डिपोजिशन कोर्ट ने अक्यूज्ड के अगेंस्ट एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉर्ड पे ले लिया। एंड निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये बोलता है कि कन्विक्शन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन दिस। तो सी हाउ रिस्की इट इज एंड हाउ द पावर इज गिवन अंडर सेक्शन 299 कि अक्यूज नहीं था, अक्यूज एब्सकॉन्डर था, किसी विटनेस ने आके टेस्टिमनी दे दी खुद की, उसके बाद वो विटनेस मर गया, पर उसने टेस्टिमनी कैसी दी थी, ये अक्यूज्ड के अगेंस्ट दी थी कि हाँ हाँ इसने ही ये गुनाह किया है। तो उसके बाद जब अक्यूज पकड़ा गया तो उसके बेसिस पर, ये मरे हुए विटनेस के टेस्टिमनी के बेसिस पर उसका कन्विक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज रिमेंबर सेक्शन 299 वेरी केयरफुली। कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन का भी राइट इसमें लिमिटेड है, एंड कन्विक्शन भी कैसे हो सकता है ऑन डिपोजिशन ऑफ डिसीज्ड विटनेस, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली। बट देन आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक फॉर एंड एक अगेंस्ट केस लॉ आपको बता रही हूँ। ये आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो केस है, वेरी लेटेस्ट केस लॉ ऑफ 2019। प्लीज फाइंड दिस आउट एंड प्लीज रीड दिस। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, हाई कोर्ट ऑर्डर डी नोवो एग्जामिनेशन ऑफ 12 विटनेसेस एज द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, ओके। तो यहाँ पे आपको मिलेगा देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन, मतलब ये जो प्रोविजन है सेक्शन 299 और सेक्शन 317 का, स्पेशली सेक्शन 299, ये स्पेयरिंगली यूज करना है, क्योंकि सेक्शन 273 इज अ सैल्यूटरी प्रोविजन अंडर CRPC कि कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, वो आपको अक्यूज्ड के सामने ही करना है। फेयर ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट, ओके।
तो मतलब आपको, क्योंकि मतलब उसकी पर्सनल लिबर्टी उसमें जेपर्डी में है, तो इसके लिए 273 सेक्शन बहुत मायने रखता है क्रिमिनल ट्रायल में। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, कोई भी सेक्शन 290 के 9 के क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुए थे, सेक्शन 317 के भी नहीं हुए थे, तो इसके लिए 273 को फॉलो करना आपको मैंडेटरी था, आपने नहीं किया। तो आप जो 12 विटनेसेस का एग्जामिनेशन अक्यूज के एब्सेंस में आपने लिया है, उन 12 को डी नोवो मतलब फिर से नए सिरे से एग्जामाइन करो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट का डिसीजन एकदम सही है। दे हैव यूज्ड देयर पावर्स अंडर चैप्टर 28 एंड चैप्टर 29 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 28 29 डील्स विथ वो अपील वगैरह के जो पावर्स है हाई कोर्ट के, उसके अंडर हाई कोर्ट ने ये डी नोवो एग्जामिनेशन करने के लिए बोला है। बहुत सही बोला है हाई कोर्ट ने। और आपको इन 12 विटनेसेस का एग्जामिनेशन फिर से अक्यूज्ड के सामने करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ सेक्शन 273 vis-a-vis section 299 is interpreted by the courts in our country. So I hope you have understood these sections, how the right of cross examination is limited by certain provisions of CRPC. So we'll go ahead in our next presentation. Thank you.